प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शाह, योर हिस्ट्री टीचर। आज मैं आपको यूरोप के बारे में, मध्यकालीन यूरोप और उसमें 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। देखिए, मध्यकाल में बहुत से परिवर्तन विश्व भर में आए। उन परिवर्तनों में यूरोप भी अछूता नहीं रहा। यहां भी समाज के अंदर 3 वर्ग बनकर सामने आए। उन वर्गों के बारे में बताने से पहले मैं आपको वहां प्रचलित एक सामंती व्यवस्था के बारे में बताऊं। देखिए, सामंतवाद का अर्थ क्या होता है? सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं, जो कि फ्यूड एक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, अर्थात भूमि के टुकड़ा जिसको दे दिया जाता था वही व्यक्ति सामंतवाद बन जाता था, सामंत बन जाता था। और इस प्रथा को ही सामंतवादी प्रथा कहते हैं। अब सामंतवाद यूरोप में कब आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके विषय में कोई निश्चित तिथि नहीं है। निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि सामंतवादी व्यवस्था किस समय आरंभ हुई, लेकिन फिर भी कुछ तत्व 11वीं और 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में हमारे सामने आते हैं कि वहां पर वो कैसे आया। देखिए, सर्वप्रथम फ्रांस के अंदर इस सामंतवाद की स्थापना हुई, क्योंकि जो फ्रांस का क्षेत्र है उस फ्रांसीसी क्षेत्र पर जर्मन के जाति फ्रेंच ने अधिकार किया और उन्होंने उसे फ्रांस का नाम दिया। सार्मे, जो कि फ्रांस के शासक थे, उन्होंने अपने अधीनस्थ, अपने से नीचे अधिकारियों को भूमि देनी आरंभ कर दी। कहते हैं कि वहीं से ये सामंती व्यवस्था आरंभ। इसी प्रकार इंग्लैंड फ्रांस के बिल्कुल नजदीक है, केवल इंग्लिश चैनल ही इन दोनों को अलग करता है। तो इंग्लैंड के अंदर भी इसको शुरू में एंजिल लैंड के नाम से जाना, बाद में नाम बिगड़ते इंग्लैंड। वहां के राजकुमार ने भी अपनी पूरी भूमि को 180 भागों में बंटवा करके 180 व्यक्तियों को दे दिया। ये व्यक्ति सामंत कहलाए। अब सामंतवाद की विशेषताएं के रूप में हमने देख लिया है कि ये भूमि के ऊपर आधारित व्यवस्था थी, अर्थात जिस व्यक्ति के पास भूमि होती थी वो सामंत कहलाता था। अब वो अपनी भूमि को खेती करने के लिए किसानों को देता था या अन्य समुदाय के लोगों को देता था। उन सब के विषय में जब हम ये यूरोप के 3 वर्ग पढ़ते चलेंगे तो अपने आप आपके समक्ष एक खाका प्रस्तुत होता जाएगा कि वो सामंती उस भूमि को किन किन लोगों को देते थे। यहां सर्वप्रथम लेंगे प्रथम वर्ग, जिसके अंदर पादरी वर्ग शामिल था। देखिए, यूरोप के अंदर प्रत्येक नगरों के अंदर चर्च होती थी, गिरजाघर, और एक मुख्य गिरजाघर होता था जिसका संचालक पोप कहलाता था। वो पोप जो होता था वो राज्य के पास से भी टैक्स लेता था या राज्य उसको भूमि अनुदान में देते थे, और इसके साथ साथ वो कृषक वर्ग से भी कर इकट्ठा करता था, और वह चर्च का सभ्य सेवा होता था और धार्मिक कार्य करता था, जिसे पादरी भी कहते हैं। अब पादरी के कार्य क्या थे या योग्यताएं क्या थी, कौन व्यक्ति पादरी बनता है? सबसे पहले देखते हैं योग्यताएं। देखिए, पादरी बनने के लिए सर्वप्रथम योग्यता यह होती थी कि वह व्यक्ति ना तो अपाहिज हो, ना ही मानसिक रूप से कमजोर हो, ना ही महिला हो, वो ही पादरी बने। पादरी बनने के लिए दूसरी योग्यता में ले सकते हैं कि उसे बाइबल का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक।
तीसरी योग्यता में हम ले सकते हैं कि वह व्यक्ति आजीवन भर अविवाहित रहेगा, शादी नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति ही पादरी के पद पर पहुंच सकता है। पादरी के कार्य, पादरी सभी प्रकार के धार्मिक कार्य जैसे नामकरण करना, उत्तराधिकारी का फैसला करना, विवाह की तारीख निकालना, कोई भी शुभ उत्सव मनाने के कार्य की तारीख निकालना, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के भी पादरी के पास आते। प्रत्येक रविवार को एक सभा होती थी जिसके अंदर लोग अपनी समस्याएं लेके आते थे और पादरियों के उपदेश सुनते थे। पादरी उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, उनका निवारण करते थे, उन्हें दूर करते थे। ये पादरियों के प्रमुख कार्य थे। अब चर्च में भी 3 श्रेणियां थी। उसमें बिशप सबसे ऊपर था, उसका स्थान सबसे बड़ा होता था और बिशप के नीचे काम करने वाले उसको लॉर्ड आदि शब्दों का प्रयोग करके संबोधित करते थे। बिशप के बाद पादरी वर्ग आता है। ये छोटे गिरजाघरों में होता था और इस गिरजाघरों के अंदर तो बिशप के नाम से जानते थे। भिक्षु ये पादरियों की सहायता करते थे और पादरी की सहायता के लिए जो व्यक्ति नियुक्त थे वो भिक्षु कहलाए, अनिमाम। इन्होंने भी पादरियों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में जो चर्च थी उनका स्वामित्व ये लोग संभालते थे। ये तो आपके सामने आ गए प्रथम वर्ग के कार्य और उनकी वर्ग। यही वर्ग समाज में सबसे ऊंचा होता है। अब है दूसरा वर्ग जिसे हम अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं। यह वर्ग कुलीनों का था, संपन्न साधन संपन्न लोगों का था। यह वर्ग ही समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है, क्योंकि प्रथम वर्ग के ऊपर भी इसका नियंत्रण या अधिकार था और तीसरे वर्ग के ऊपर भी इसका अधिकार था। क्योंकि जितनी भी गतिविधियां थी, चाहे वो खेती संबंधी थी, न्याय संबंधी थी, सेना संबंधी थी, वो सारी की सारी इन अभिजात वर्ग के पास थी, अर्थात सामंतों के पास थी। अब सामंत के बारे में बताना आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा, इस प्रसंग में बातें स्पष्ट हो जाएगी। ये मोटे तौर पे बहुत बड़ी भूमि के मालिक, ये अपने अधीन अपनी भूमि के ऊपर कार्य करते और इनकी भूमि के आसपास ही इनका आवास स्थान, निवास स्थान, उस निवास स्थान के अंदर महलनुमा भवन के अंदर ये सामंत यानी अभिजात वर्ग के लोग निवास करते। जिन आवास स्थानों में या निवास स्थानों में ये लोग निवास करते थे उनको मेनर बोलते थे। मेनर अर्थात मेनर सामंतों के आवास, रहने की जगह। इनके आसपास ही इनकी चारागाहें, इनकी कृषि भूमि इत्यादि होती थी, जहां दास या कृषक, खेती करने वाले किसान वहीं पर कार्य करते और वो अपने मालिक यानी सामंत या स्वामी की इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इनके परिवार के लोग, बच्चे और महिलाएं भी वहां पर सूत काटने का काम, बुनाई का काम, कपड़ा बनाने का काम यानी ये भी करते थे। इनके बच्चे शराब निकालने का काम करते थे। पुरुष मनोरंजन भी करते थे, हिंसक पशुओं से भी लड़ते थे और अपने मालिक की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। तो मेनर के आसपास ही सारी गतिविधियां संचालित होती और मेनर के आसपास ही अनेक प्रकार की दुकानें खुली, क्योंकि बढ़ई, सिक्का, लोहार ये भी वहां पे रहने लगे। राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करना, पादरी वर्ग को भी पैसे देना और सामान उपलब्ध कराना,
मेनर के अंदर से ही होता था और इन्होंने ही पूरे समाज के भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उठा ली। इनके पास अपनी 27 सेना होती थी और उस सेना की सहायता से ये समय समय पर राज्य की भी सहायता करते थे। सेना के अंदर घुड़सवार होते थे जिनके माध्यम से शत्रु पक्ष को आसानी से पराजित करते थे। अब मेनर के साथ साथ इस अभिजात वर्ग यानी दूसरे वर्ग की भूमिका समाज में न्यायाधीशों से भी कम नहीं थी, क्योंकि ये लोग न्याय संबंधी कार्य भी करते थे। अर्थात पूरे का पूरा समाज का ताना बाना जो था इस अभिजात वर्ग के आसपास ही था। अब आता है तीसरा वर्ग। देखिए तृतीय वर्ग जो था ये जन सामान्य का वर्ग, इसके अंदर आम लोग शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से स्वतंत्र कृषक और दास कृषक ये शामिल। देखिए स्वतंत्र कृषक वो होते हैं जो अपने मालिक की भूमि के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक खेती करते थे, उसके खेतों को जोतते थे, फसल निकालते थे, ये सभी कार्य वो लोग करते थे। लेकिन दास कृषक जो होते थे वो एक प्रकार से गुलाम, वो अपने मालिकों की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। उन्हें विवाह करने के लिए भी अपने मालिक से परमिशन यानी अनुमति लेनी पड़ती और कभी कभी तो अपनी मर्जी का विवाह करने के लिए उसे अपने मालिक यानी सावंत को लौट को शुल्क भी देना पड़ता, तब जाकर उसकी शादी हो सकती। ये तीन वर्ग समाज में प्रचलित थे। इसमें तीसरा वर्ग काफी दयनीय स्थिति है। अब इसके अलावा फ्रांस में या यूरोप में कह रहे आप एक चौथा वर्ग भी वर्ग के सामने आया जिसमें शिल्पकार। भाई ये चौथा वर्ग इसलिए उभरा, एक तो यूरोप की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की मांग बढ़ती जा रही थी और बढ़ती मांग पूरी करना खेती के बस की बात नहीं है। तो कुछ जो दास थे वे अपनी मालिकों को छोड़ करके छिप करके शहरों में चले गए और वहां शिल्पकार बढ़ई कारीगर जो थे उनके पास से कार्य सीख करके उनकी काम में सहायता की। इस चौथे वर्ग में लोहार बढ़ई सुनार के अलावा डॉक्टर इंजीनियर वकील ये भी शामिल है, क्योंकि ये लोग शहरी जीवन को पसंद करते। शहरों का जीवन उस समय काफी अच्छा जीवन माना जाता था, तो ये लोग शहरों में जाके बसे और वहां इन्होंने अपने गिल्ड्स का मतलब समूह बनाया और कार्य करने के बाद कभी कभी ये अपने समूह की मीटिंग यानी बैठ के भी लेते और उसमें जो निर्णय करते थे उसका अनुसरण सभी समूह को करना पड़ता था। ये समूह बाहर घूमने भी जाते थे, मनोरंजन भी करते थे, अपने त्योहार भी मनाते थे, ये सारे कार्य करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चौथा वर्ग था ये एक ऐसा वर्ग था जो समाज में कृषि को छोड़ करके अन्य सभी कार्य ये करता था, चाहे भवन निर्माण था चाहे कृषि था, ये कार्य इनके दिन में था। और ये चारों वर्ग यूरोप के अंदर फले फूल रहे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि भी जो एक शिल्पकार उसके दैनिक जीवन के बारे में, देखिए शिल्पकार का दैनिक जीवन, शिल्पकार सुबह अपने एक निश्चित समय पर उठता था, क्योंकि अब उसके ऊपर अपने मालिक के खेतों में काम करने का बंधन नहीं था, मालिक के पशुओं को लेकर जाने का कोई बंधन नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, उसे अपने मालिक के पशुओं का दूध निकालने की भी चिंता, अर्थात वह स्वतंत्र था। नित्य कार्य से निपट करके पूजा अर्चना करने के बाद वह अपने औजार लेकर के या तो किसी पड़ोस के घर में या फिर अपने घर में ही कार्य आरंभ कर देता। इस कार्य के अंदर उसके परिवार के सदस्य भी सहायता करते,
क्योंकि उसी कार्यस्थल के ऊपर वे लोग प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेते थे और वो भी एक कुशल कारीगर बनते। इसमें उनके परिवार की महिलाएं भी सहायता करती। फिर ये शिल्पकार या कारीगर अपने गिल्ड्स में जाते यानी समूह के बैठक में जाते थे। फिर ये बाहर उत्सव वगैरह मनाने के लिए घूमने भी जाते थे। ये इनके दैनिक जीवन के कार्य थे। अब आता है कि भाई रोम के दास और फ्रांस के दासों में क्या अंतर था। देखिए, रोम के दास हमने पढ़ा, वे अपनी मालिक की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे, खेतों में काम करते थे, पशु चराते थे, हिंसक पशु से लड़ते थे, मालिक के लिए सड़कें बनाते थे, गलियां बनाते थे, यानी शराब निकालते थे, जैतून से तेल निकालते थे, चक्की पीसते थे, यानी हर कार्य वो दास करते थे। फिर भी वो दास युद्ध में बंदी बना के लाए गए थे और उन्हें जंजीर से बांध के रखा जाता ताकि ये भाग न और उनके शरीर के ऊपर तरह तरह के गाल लगाए जाते थे पहचान। ये रोम के दासों की स्थिति थी, बहुत दयनीय है। अब फ्रांस के दास जो थे वो थोड़े अलग थे। वो अपनी मालिक की इच्छा से कार्य करते थे, उसके लिए काम करते थे, विभाग में उनकी इच्छा से करते थे। लेकिन फ्रांस के दासों को लोहे की जंजीर में बांध के नहीं रखा, उनके शरीर पर कोई दाग नहीं लगाया। यदि फ्रांस के दास एक दिन अपने मालिक से छिप करके कहीं रह गया तो वो दासता के बंधन से मुक्त भी हो जाता था, जबकि रोम के दासों के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अब आता है कि वर्ग आए और यूरोप में राजनीतिक गतिविधियां कायम हैं। उन गतिविधियों के दौरान कृषि के क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ है। वो क्या है? देखिए, कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्नों की समस्या बढ़ी और उसकी पूर्ति करने के लिए नए नए कृषि यंत्र भी आए। उदाहरण के लिए लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे का हल आया, जिसकी कुछ बड़ी पैनी होती थी और जमीन को नीचे तक जोड़ सकती, जिससे श्रम शक्ति घटी। अब मनुष्य भूमि खोदने की बजाय हल से भूमि को जोड़ता। हल पशुओं से चलते थे, उसमें भी कुछ बदलाव आया। जो हल का जुआ था, जो पहले पशु की गर्दन के ऊपर रखा जाता था, उसे वहां से हटा करके पशु के कंधे के ऊपर रखा गया। मानव श्रम कम हो गया। इसके साथ साथ घोड़े के खुर के नीचे भी अब हमने लोहे की नाल लगानी अहम पत्ती, जिसे नाल बनाते हैं, क्योंकि इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाला घोड़े के खुरों को कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचता। इतना ही नहीं, कृषि भूमि भी अब 2-3 साल की बजाय हर साल हम हल से जोत देते थे, क्योंकि अब हाथ से खोदनी नहीं पड़ती। अच्छे बीज हमने डाले। फसल चक्कर को किसानों ने अपनाया, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ी रही और अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो इस प्रकार के बदलाव कृषि क्षेत्र में आए। अब ये सामंती व्यवस्था जो थी, इसके कमजोर पड़ने के क्या कारण थे, इसका पतन कैसे हुआ? देखिए, निरंकुश शासन। यूरोप के अंदर धीरे धीरे सामंतों की शक्तियां कम होती है। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि निरंकुश शासक आए, और जब उन शासकों ने अपने सभी कार्य अपने हाथों में ले लिए तो सामंतों की शक्ति अपने आप कम होती चली गई, क्योंकि शासकों को स्थायी सेना रखनी पड़ती थी। अब सेना के लिए सामंतों पर निर्भरता कम हो। युद्ध प्रणाली में बदलाव। सामंतों की सेना के पास तलवार, भाले अर्थात पुराने हथियार, जबकि अब युद्ध प्रणाली बदलती जा रही थी। इसमें बंदूक, गोला बारूद आदि का उपयोग होने लगा था। ऐसी स्थिति में सामंतवादी व्यवस्था कमजोर पड़ती चली, क्योंकि ये साधन सामंतों के पास उपलब्ध नहीं थे। इसके साथ साथ राजाओं ने
अपनी स्थायी सेना रखनी आरंभ की और सामंत की सेना की उपयोगिता या उसका महत्व जो है कम होता चला गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि सामंत जो थे वो कुछ विलासी होते चले गए थे, जिस कारण से उनके अधीन काम करने वाले लोग उन्हें छोड़ करके शहरों में जाकर रहने लगे, जिस कारण से सामंत की व्यवस्था कमजोर पड़ गई। दमन, सामंतों को दमन पूर्वक भी दबा दिया गया, क्योंकि कुछ विद्रोह हुए और उन विद्रोह में सामंतों ने हिस्सा लिया, लेकिन शासक के सामने वो सामंत टिक नहीं सके, क्योंकि सामंतों के पास पुराने हथियार थे और शासक के पास नए हथियार थे, जिससे सामंत प्रथा जो थी वो समाप्त। तो ये हमने आपको यूरोप में 3 वर्गों के बारे में, तीनों की स्थिति, तीनों की पोजीशन बताई। अब आपको इनमें क्या क्वेश्चन लिखने हैं वो देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम है सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रश्न नंबर 2, यूरोप में प्रथम वर्ग यानी पादरी के कार्य और योग्यताओं का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3, यूरोप का तीसरा वर्ग यानी अभिजात वर्ग, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। प्रश्न नेक्स्ट, यूरोप का तीसरा वर्ग जन सामान्य, इनके कार्य में गतिविधियां बताएं। यूरोप में चौथे वर्ग का उदय किन कारणों से हुआ और उस चौथे वर्ग की क्या कार्य थे। अगला प्रश्न है, एक शिल्पकार के दैनिक जीवन के कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न, रोम के दास और फ्रांस के दासों में क्या अंतर। लास्ट प्रश्न है, सामंतवादी व्यवस्था कमजोर पड़ने के क्या कारण थे या सामंतवादी व्यवस्था का पतन किन कारणों से हुआ। धन्यवाद।